JL-Chem के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, जिस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया, S-400 का इस्तेमाल किया गया और तमाम बातें हो रही है, ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत है। अभी तो एक तरह से कहा जाए शुरुआत है, अगर पाकिस्तान कुछ हिमाकत ज़्यादा करे तो उसका भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। जी निश्चित तौर पर सबसे पहले तो जय हिंद और भारत के सभी वीर सैनिकों को हम लोग अपनी शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं जो शौर्य और पराक्रम भारत की सेना ने दिखाया है। देश के 140 करोड़ लोगों को गर्व है उनके ऊपर। आपने ठीक कहा है कि जिस ढंग से भारत का जो डिफेंस सिस्टम है S-400, ये रूस का दिया हुआ डिफेंस सिस्टम है, काफी उन्नत डिफेंस सिस्टम है, भारत को मजबूती मिली है। गौर कीजिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई, दूसरे दिन पाकिस्तान ने जो हिमाकत की, जो 15 शहरों पर उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की, तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जिस ढंग से उसका काउंटर किया, कोई भी टारगेट पाकिस्तान हिट नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है तकनीक की, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत सरकार और सेना की दूरदर्शिता की। ये भारत ने जो तैयारी की थी, भारत ने जो पहले से तय करके रखा था, वो आशानुरूप परिणाम मिल रहे हैं। और इसके बाद उस काउंटर के बाद जो भारत ने रिटेलिएट किया है, कल जैसे लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, इन तीनों को जिस ढंग से टारगेट किया है भारत की वायुसेना ने, नेवी ने, आर्मी ने, हमको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान के तरफ से सिविलियन का जो अटैक हो रहा है, ये अफसोसनाक है, ये गलत है। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, तो याद कीजिए कि जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको टारगेट किया गया। इसके बाद कल रात में जो सैन्य ठिकाने हैं पाकिस्तान का, उनको हम लोगों ने टारगेट किया, बट सिविलियन टारगेट में नहीं है भारतीय सेना के। तो हम लोग जहां जो निर्दोष लोग हैं उनसे परहेज कर रहे हैं कि हमारे जो आर्टिलरी है, हमारे जो गोले बारूद है, वो सिविलियन पे ना गिरे, लेकिन पाकिस्तान सीमाएं तोड़ रहा है, पाकिस्तान परहेज नहीं कर रहा है, ये गलत है। हालांकि जब NSA अजीत डोभाल जी ने जब अपडेट किया था प्रधानमंत्री जी को, उस वक्त तय हो गया था कि भारत आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। हम और आप अभी जिस वक्त बात कर रहे हैं, रक्षा मंत्री के साथ हिंदू सेनाओं के अध्यक्ष की बात चल रही है। तो जो अपडेट, एक्सचेंज ऑफ अपडेट जो अभी हो रहा है, हमको लग रहा है कि जिस ढंग से हम लोगों की तैयारी है, भारत की तैयारी है, पाकिस्तान इस बार नेस्तो नाबूद हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि इस लड़ाई के पहले भारत ने जो 15 दिन तक तैयारी की, पाकिस्तान को जो कूटनीतिक स्तर पे जो अलग थलग किया, जो सैन्य तैयारी की, उसका नतीजा आज नजर आ रहा है कि आज तीसरा दिन है और 2-3 दिन के अंदर पाकिस्तान बैकफुट पर है। और जिस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान को भरसक समझाने की कोशिश की कि भारत के साथ पाकिस्तान उलझने की गलती ना करे, पाकिस्तान ने सेकंड फेज में रिटेलिएट करके बहुत बड़ी गलती की है। भारत उसका माकूल जवाब दे रहा है। और जो खबर ये आ रही थी कि हम लोग भी मीडिया को देख रहे थे, जो अपडेट आ रहा था कि वहां के प्रधानमंत्री 21 घंटे तक टच में नहीं है, वो बंकर में है। वहां के जो सेना प्रमुख हैं मुनीर, वो भी एस्केप आउट कंडीशन पर है। तो पाकिस्तान का जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो अपने आवाम के टच में नहीं है, अपने पब्लिक के टच में नहीं है। हमको लग रहा है कि भारत ने शुरुआती मकसद हासिल कर लिया है। लेकिन एक बात जरूर मैं भारतीय होने के नाते चिंतित हूँ कि सीमा पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पे जो गोलीबारी हो रही है, उसके कारण जो हम लोगों की कैजुअलिटी हो रही है, ये हमारी चिंता का विषय है। उसमें भारत को थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव होकर के काउंटर करने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान बैकफुट पर जाए और सीमा पर जो LOC पर जो गोलीबारी हो रही है, उसमें कमी आनी चाहिए। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। विजय जी, ये बात तो आपने ठीक ही कहा। देखिए, हम लोग पाकिस्तानी ठिकानों पर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला किया, पाकिस्तान में जो आतंकवादियों हैं उस पर हमने हमला किया। क्या भारत में तो कोई आतंकवादी है नहीं, ये पाकिस्तान भी जानता है। लेकिन पाकिस्तान के देखिए नापाक मंसूबे कि हमारे निर्दोष नागरिकों को मार रहे हैं, ये पूरा विश्व देख रहा है। पूरा विश्व देख रहा है कि भारत में आतंकवादी नहीं है। ये एक तरह से कहा जाए कि अब तो पूरी तरह से बर्बादी का जो समय आ गया है, पाकिस्तान का पूरी तरह से बर्बादी का समय आ गया है और टुकड़े टुकड़े में बंटने की जो संभावना जो व्यक्त की जा रही है, जो लोग समझ रहे हैं, ये स्थिति है पाकिस्तान में। निश्चित तौर पर आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि जब आतंकवादियों का सरपरस्त
जब पाकिस्तान अपनी स्टेट पॉलिसी में टेररिज्म को जब शामिल करता हो, पता है कि पारंपरिक युद्ध में वो भारत से नहीं जीत सकता है। यही कारण है कि उसने पिछले 35 सालों से टेररिज्म का रास्ता अपनाया है और जिस ढंग से आतंकवादियों को पोसना, बढ़ाना, ट्रेनिंग देना, उनको शेल्टर मुहैया कराना, लॉन्चिंग पैड मुहैया कराना, उनको सेना के द्वारा कवरेज दिलवाना, तो जब आतंकवाद को पाकिस्तान ने अपना स्टेट पॉलिसी बनाया है तो इसी ढंग का रंग ढंग वो देश दिखाएगा। एक लापरवाह देश, एक गैर जिम्मेदार मुल्क का जो निशानी है, पाकिस्तान उसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन कहते हैं ना कि चिंगारी का खेल बहुत बुरा होता है। जो चिंगारी से खेलते हैं अंततः उनको जलना पड़ता है, उनको झुलसना पड़ता है। जिस ढंग से पाकिस्तान ने चिंगारी का खेल शुरू किया, लगातार पालता पोसता रहा, आज पाकिस्तान झुलस रहा है। शुरुआती दौर में जब ऑपरेशन सिंदूर का पहला स्ट्राइक हुआ था, जब 9 टारगेट पे भारत ने हिट किया था, पाकिस्तान को चुप रह जाना चाहिए था। इस बात को ध्यान में रख करके कि उनके सिविलियन मारे जा सकते हैं, उनको मिलिट्री बेस पे नुकसान होगा, उनके आर्मी को नुकसान होगा, अब भारत को नहीं छेड़ना है, जो हो गया सो हो गया। पाकिस्तान, उसको अमेरिका ने भी चेताया था और हमारे तरफ से, भारत के तरफ से ना प्रधानमंत्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, ना एनएसए की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, ना रक्षा मंत्री जी ने कुछ कहा। हम लोगों ने सिर्फ ये इंतजार किया कि अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है। लेकिन जो गलती उसको नहीं करनी थी वही गलती वो कर बैठा और 15 ठिकानों पर जो टारगेट करने की उसने जो नाकामयाब कोशिश की, वहां पर वो गलती कर गया है। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो सेंटीमेंट है, आज उसको पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। और नहीं मानने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो फेस सेविंग एक्टिविटी होता है कि अपनी जनता को, अपने आवाम को वो क्या चेहरा दिखाएंगे कि भारत मतलब अपने सीमा में रह करके एयर स्ट्राइक करने में कामयाब रहा और उसके जवाब में पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। तो फेस सेविंग के चक्कर में जो वो काउंटर हुआ है, उसके बाद सारी प्रोसीडिंग है और दुनिया जान रही है कि आज क्या कुछ हो रहा है वहां पर। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो सेंटीमेंट है उसको पाकिस्तान को समझना चाहिए था। और अभी भी कल जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने यह कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसमें सीधा हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन अमेरिका तो नहीं चाहेगा कि एशिया में कोई डिस्टर्बेंस हो। जो वहां के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनका स्टेटमेंट आया कल देर रात, उन्होंने भी कहा कि एशिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश पाकिस्तान ना करे। तो जितने भी जिम्मेवार मुल्क हैं वो सब पाकिस्तान को ही नसीहत दे रहे हैं, पाकिस्तान को ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि भारत जो कंपोजिट जो रिटेलिएशन कर रहा है, जो कैलकुलेटेड रिटेलिएशन कर रहा है, संयम के साथ रिटेलिएशन कर रहा है, एक बड़ा मुल्क है, जिम्मेवार मुल्क है, एक बड़ा लोकतंत्र है। तो कहीं ना कहीं भारत को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान नासमझ कंट्री है, पाकिस्तान लापरवाह है, आतंक परस्त मुल्क है, उसको बताने की जरूरत है। विजय जी देखिए, अगर 1965 की बात करें, 1971 की बात करें, 1999 की बात करें, सभी जगह तो करारी हार हुई। ये असीम मुनीर जो सेनाध्यक्ष है पाकिस्तान के, असीम मुनीर, नवाज शरीफ से लेकर शहबाज शरीफ, अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, ये लगातार एक राग तो अलापते हैं कश्मीर कश्मीर, और ये अभी तक भूल नहीं पाए हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, वो भारत का अंग है। लेकिन कश्मीर को हथियाने के लिए ये आतंकवाद को पालते हैं, पोसते हैं और भारत को नुकसान पहुंचाते हैं कि किसी भी प्रकार से कश्मीर का राग अलापना छोड़ दें। लेकिन अगर कोई कहे कि ये कश्मीर को लेकर आतंकवाद को पनाह देना, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि अमेरिका में हमला करना या अन्य देशों में हमला करना और आतंकवादी यहीं के होते हैं, ये पाकिस्तान में ही पैदा होते हैं और पाकिस्तान में ही वे पलते पोसते हैं। हम लोगों को लगता है कि ये कश्मीर का मामला है जिसमें पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, लेकिन ये अगर अमेरिका में हमला कर रहे हैं, अन्य देशों में हमला कर रहे हैं, तो इसके मंसूबे क्या हैं, और कश्मीर को लेते हुए ज़रा विस्तार से थोड़ा दर्शकों को ज़रूर बताइएगा। निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि देखिए, आपने ठीक कहा है कि ग्लोबल टेररिज्म का एपी सेंटर है पाकिस्तान। यही कारण है कि जिस ढंग से अमेरिका में अटैक होता है, यहाँ जम्मू कश्मीर की तो छोड़ दीजिए, ये तो पड़ोस की बात है। जब अमेरिका में अटैक होता है और उसका जो मास्टरमाइंड है वो एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन पकड़ा जाता है, वहां पे उसको मार गिराया जाता है। जो अमेरिका का जो मेरीन सील नेवी कमांडो है वो उनको एबटाबाद में ट्रैप करते हैं, एबटाबाद में मारते हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जो एबटाबाद का जो इलाका है वो तो सही इलाका है, सैन्य अधिकारी वहां पे रहते हैं और सैन्य अधिकारियों के बीच में लादेन को छुपा करके रखना
और उसी अमेरिका से टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, टेररिज्म को क्रैकडाउन करने के लिए पाकिस्तान एक लंबे समय तक फंडिंग लेता रहा। जब ओबामा की सरकार थी वहां पे अमेरिका में, उस वक्त भी कई लोगों ने ये कहा कि हम ही से पैसा लेकर हमारे ही खिलाफ आतंकवाद को पैसे देने वाले पाकिस्तान की ये दोहरी चाल अधिकांश लोगों के समझ में आ रही है। तो ग्लोबल टेररिज्म का एपी सेंटर होने के कारण पाकिस्तान रिलीजियस बेस्ड टेररिज्म को बढ़ावा देने के कारण हमको लग रहा है कि पूरी दुनिया में आतंकवाद का जड़ है, ये पूरी दुनिया समझ चुकी है। आज के तारीख में देखिए, एक तुर्की को और चीन को, दोनों को छोड़ करके कौन सा कंट्री उनके साथ है। कल रात तुर्की के राष्ट्रपति का भी बयान आ गया, उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान को कोई सैन्य मदद देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम लोग को पता है कि तुर्की का सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान की तरफ है, चीन ओपन आता है जो पाकिस्तान के फेवर में। लेकिन इस पूरे मामले पर उसने ये कहा है, मतलब ये कहते हैं कि नजाकत को समझते हुए, समय को समझते हुए उसने भी मतलब संभल के बयानबाजी किया है कि दोनों मुल्कों को संयम बरतना चाहिए। लेकिन चीन को पता है कि गलती किसकी है और किसको ज्यादा संयम बरतने की जरूरत है। तो पूरे दुनिया में अलग थलग पड़ने के बाद, और एक जो इकोनॉमिकल रीजन जो अभी आया है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का जो बाजार है वो चीन के लिए बंद हो गया। ले देकर भारत का एक बड़ा बाजार है जो चीन के लिए उपलब्ध है। अगर अभी भी अगर वो खुल के भारत के साथ अगर पाकिस्तान के फेवर में अगर चला जाता है भारत के खिलाफ, तो अमेरिका का बाजार, जो भारत का बाजार बंद हो जाएगा चीन के लिए। तो जो चीन का जो आर्थिक हित जो जुड़ा हुआ है, यही कारण है कि वो ओपन पाकिस्तान को सपोर्ट करने को तैयार नहीं, लेकिन अंदर खाने उसकी सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रही है पाकिस्तान के प्रति। ये ओपन सीक्रेट है, ये दुनिया को पता है, ये हम लोग को भी पता है, हम लोग कोई गलतफहमी पालते नहीं है। लेकिन पाकिस्तान आज जिस मोड़ पे खड़ा है, आतंकवाद के कारण जो चौतरफा घिरा हुआ है पाकिस्तान, खुल के कोई भी मुल्क उसके समर्थन में, उसके फेवर में आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पता है कि पिटाई हो रही है और पाकिस्तान के चक्कर में सब कोई मारे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो आतंकवाद का जो एपी सेंटर पाकिस्तान बना हुआ है, ग्लोबल जो एक टेररिस्ट कंट्री का जो ठप्पा लग चुका है पाकिस्तान के ऊपर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के महासचिव का भी स्टेटमेंट आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान जब आइडेंटिफाई किया जा चुका है, भारत लगातार कह रहा था, दुनिया उस वक्त नहीं मान रही थी, अमेरिका ने तो बाद में माना। भारत शुरू से कह रहा था कि आतंकवाद पड़ोस में पल रहा है, आतंकवाद को प्रश्रय दिया जा रहा है। लेकिन जब तक जिन जिन देशों ने आतंकवाद का जख्म नहीं खाया, तब तक उनको यकीन नहीं हुआ। लेकिन आज कुल मिलाकर के पूरी दुनिया को पता है कि आतंकवाद का सेंटर पाकिस्तान है। इसी तालिबान को लेकर के गुड तालिबान और बैड तालिबान का डेफिनेशन पाकिस्तान ने दिया। तो आतंकवाद को ग्लैमराइज करना, आतंकवाद को इस्लामिक रिलीजन से जोड़ करके दुनिया के अंदर जिहाद के लिए डिफाइन करना, ये बहुत देखिए विजय जी ये बहुत समझने की बात है कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद को पनाह देता है और उसको संरक्षण देता है, पाकिस्तान की हालत पूरा विश्व जानता है कि किस तरह से वहाँ की स्थिति है, वहाँ पर किस तरह से गरीबी है। ये पाकिस्तान अगर आतंकवाद को पालता है, पोसता है, पाकिस्तान की क्या स्थिति हो गई है, पाकिस्तान को क्या मिलता है अगर आतंकवाद को। और सबसे बड़ी बात देखिए, पाकिस्तान में जो आतंकी हैं वो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, जो सेना के प्रमुख हैं, उससे भी बड़े ओहदे दर्जा अपने आप को वो समझते हैं और वो देते भी हैं। क्या पाकिस्तान को आतंकियों से ही खौफ है? हालांकि कई बार तो वहाँ भी कई घटनाएं घटित होती है, तो क्या पालना मजबूरी है? और जिस तरह से पाकिस्तान की हालत है, पूरी तरह से हालत चरमरा गई। मिलता क्या है आतंकवाद को इस तरह संरक्षण और पालने पोसने से पाकिस्तान को? देखिए, इसका दो जवाब है। पहली बात तो ये कि जो पाकिस्तान के जनक रहे, जो पाकिस्तान के जन्मदाता रहे, जिनको वो अपना कायदे आजम कहते हैं, तो कायदे आजम जो उनके रहे हैं जिन्ना जी का पॉलिसी एंटी इंडियन पॉलिसी शुरू से रहा है। तो हमको लग रहा है कि वहाँ का जो पॉलिटिकल और जो मिलिट्री लीडरशिप है, वो जिन्ना के उसी ट्रैक को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। यही कारण है कि जब कहते हैं कि जब आपका रास्ता सही हो, तो रास्ता अगर आपका गलत है तो आपको मंजिल सही नहीं मिलेगी। तो जो मुल्क शुरू से ही गलत रास्ते पर चल रहा हो, जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट को अगर अपना पॉलिसी बनाता हो, फॉरेन पॉलिसी बनाता हो और उसके आधार पर रणनीति बनाता हो, तो एक गलत परिपाटी पर वो मुल्क शुरू से चल रहा है। और हमको लग रहा है कि 14 अगस्त 1947 के बाद जब पाकिस्तान का जन्म हुआ, तब से लेकर अब तक भारत के विरोध का कोई मौका पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा।
कहते हैं कि आपके पड़ोस में अगर कोई ऐसा परिवार रहता हो तो गार्जियन जिसका शराबी हो, जिनके घर में झगड़े होते हो, पड़ोस से उलझता रहता हो, उनके बच्चे आवारा हो, तो उस परिवार के साथ कोई भी ताल्लुक रखना नहीं चाहेगा। मगर कहते हैं कि मित्र बदला जा सकता है मगर पड़ोसी नहीं बदला जा सकता। पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जिसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन उनको स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं जिस ढंग से उनकी पॉलिसी है। तो एक बदहाल, एक बदमिजाज, एक बदमाश मुल्क का खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ रहा है। हम लोग भी चाहे अनचाहे उनसे उलझना पड़ता है, क्योंकि वो एक ऐसा मतलब बदमाश मुल्क है कि जिसको आप समय समय पर अगर ना ठोके, जैसे अभी जो पहलगाम में हुआ 22 अप्रैल को, अगर उसका बदला भारत अगर नहीं लेता तो क्या करे? भारत के पास विकल्प क्या है? तो हमको लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ना चाहते हुए भी, या देश के अंदर जिस ढंग का गुस्सा होता है, ना चाहते हुए भी भारत खुद को भी डिस्टर्ब करता है। आज देखिए 3 दिन से भारत खुद भी डिस्टर्ब है इस लड़ाई के कारण। बहुत सारे इलाकों पे हम लोग भी काउंटर मेजर्स है वो भी हम लोग अपना रहे हैं। मैं बोकारो में रह रहा हूँ, अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बोकारो में रहता हूँ। कल रात को बोकारो स्टील प्लांट, आपको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है और उसकी सुरक्षा को रिवाइज किया गया, उसकी सुरक्षा का इवोल्यूशन हुआ है। और CISF जो यहाँ पे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, उसको अतिरिक्त एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के पूरे देश भर के अंदर हम लोग को एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ रहे हैं। इसकी जरूरत क्या थी? लेकिन जब सामने वाला गलती करता है, सामने वाला बदमाशी करता है, तो फिर उसको सबक सिखाने की जरूरत है। और जिस ढंग से भारत की सेना इस वक्त पाकिस्तान को सबक सिखा रही है, हमको लग रहा है कि देश के 140 करोड़ लोगों के लिए ये गर्व का विषय है। और अपनी पार्टी की तरफ से मैं 2 लाइन आपको जरूर कहना चाहूंगा कि 2 दिन पहले जब हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी ने इस लड़ाई को लेकर के, इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के भारत की सेना और भारत की सरकार को जब बधाई दी, तो साथ में हम लोगों ने एक बात और भी कहा है कि हम लोगों को इस लड़ाई को बड़ा करने की जरूरत नहीं, और हम लोग को नहीं लग रहा है कि ये लंबा चलेगा, क्योंकि ये इस तरह का एस्केलेशन जब कभी भी लंबा चलता है तो लॉन्ग टर्म फाइट, आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है उसका असर क्या हो रहा है। तो हम लोग को वहां से भी सीखने की जरूरत है। लेकिन एक बात पार्टी की तरफ से हम लोगों ने कहा है कि अगर लड़ाई लंबी चली, अगर हमारे सेना के जवान अगर घायल होते हैं, तो जेल के जो हमारे कार्यकर्ता है वो झारखंड की तरफ से लाखों यूनिट जो खून है वो अपने देश के जवानों को देने का हम लोग काम करेंगे। इसके लिए हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है। जब भी जरूरत पड़ेगी हमारे जो कार्यकर्ता है वो आगे आकर के देश के लिए अपना जो सेक्रीफाइस है, अपना जो सेवा है वो करने के लिए तत्पर रहेंगे। देखिए विजय जी, इस बात का जिक्र ज़रूरी हो जाता है कि जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय जब पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो भारतीय सेना POK से भी आगे बढ़ गई थी, ठीक है, लेकिन क्या कुछ हुआ उस वक्त जो फिर बैकफुट में आना पड़ा, और POK फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो आज वहाँ पर जो लोग हैं वो पूरी तरह से भारी परेशानी में है। यहाँ तक कि वहाँ चुनाव भी नहीं होते और पाकिस्तान पूरी तरह से उसे छोड़ दिया गया है। हालांकि वहाँ के लोग चाहते हैं कि भारत मिले। देखिए ये चर्चा बहुत उठ चुकी है विजय जी, और पहलगाम हमले से पहले ही विदेश मंत्रालय ने सीधे पाकिस्तान को ये कहा था कि आप पाकिस्तान POK खाली करें। अभी चर्चा यही हो रहा है, देश भर में यही चर्चा हो रहा है, देश भर के नागरिक यही चाह रहे हैं कि POK हमारा जो मिसिंग हुआ था उस समय वो आ जाए। क्या आपको लगता है कि इस समय अगर कुछ वैसा माहौल होता है POK ले लेगी सरकार, या फिर सरकार अभी कुछ वैसा जो खुलासा नहीं कर रही है कि हम POK तक भी आगे बढ़ेंगे? पूरी तरह से ये सेक्रेसी है इसमें अभी कि क्या कुछ होगा, लेकिन सरकार तो अभी खुल के नहीं कर। हालांकि विदेश मंत्रालय पहलगाम हमले से पहले उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान POK खाली करे। क्या अभी सही समय है या फिर सरकार कुछ और सोच रही है? देखिए हमको लग रहा है कि जो सैन्य रणनीति होता है उस पर खुल के बात करना भी नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। उसका सिर्फ एजुकेशन होता है, और जब उसको एजुकेट किया जाता है तो रिजल्ट दुनिया के सामने आता है। जब पहलगाम का अटैक हुआ, देश भर में गुस्सा हुआ, 15 दिन का समय लिया। कुछ लोग आलोचना भी कर रहे थे कि देश में सरकार क्या कर रही है, सेना को आदेश क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि 15 दिन के तैयारी के बाद आज परिणाम दुनिया के सामने है। जो मूल सवाल आपने पूछा है उसका जवाब ये है कि जब ये गलती 1948 से होती आ रही है, जब 2 नेशन थ्योरी पे देश का बंटवारा हुआ, तो 2 नेशन थ्योरी को सही ढंग से लागू करना चाहिए था। ये समस्या का समाधान वहीं हो गया होता।
तो कहते हैं कि भारत हमेशा लड़ाई जीतता है लेकिन टेबल पे हार जाता है। तो जब कभी भी हम लोग टेबल पे जब लड़ाई हम लोग जीतते हैं, लेकिन जब निगोशिएशन होता है, जब बातचीत होती है, तो हम लोग जो उदारता जो टेबल पर दिखाते हैं, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत टेबल पे हार जाता है। लेकिन मौजूदा दौर में जिस ढंग की सरकार इस वक्त देश के अंदर है, वो टेबल पे नहीं हारने जा रही है। हम लोग फील्ड में भी जीतेंगे और हम लोग टेबल पर भी जीतने जा रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि पीओके के बारे में बार बार हम लोग बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी, मुझे खुशी है कि बीजेपी के एजेंडा में भी ये चीज शामिल है, और बार बार देश की सरकार ये कहती है कि हम लोग जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको वापस लेंगे। ये सही मौका है। एक मौका इंदिरा गांधी जी को भी मिला था 1971 में, जब बांग्लादेश का वार हुआ था, जब जनरल नियाजी ने 90,000 सैनिकों के साथ सरेंडर किया था। उस वक्त टेबल निगोशिएशन होना चाहिए था पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर के, लेकिन उस वक्त की सरकार, मैं निजी तौर पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को बहुत सम्मान करता हूं, और कांग्रेस में जितने प्रधानमंत्री हुए उसमें एक बड़ा मतलब एक सम्मान है स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का। उन्होंने भी सुप्रीम सेक्रीफाइस किया इस देश के लिए। जो प्रतिष्ठा उन्होंने अर्जित की प्रधानमंत्री के रहते हुए, हमको लग रहा है कि वो अद्वितीय है, और वो कहीं से भी अंडरलाइन करने के ये में नहीं है। इसलिए बहुत सम्मान के साथ मैं 71 के युद्ध का भी जिक्र करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में अगर नेगोशिएशन अगर होता टेबल टॉक पे, तो उसी वक्त पाक अधिकृत कश्मीर को हम लोग मिला लिए होते। लेकिन मौजूदा जो सरकार है इस वक्त देश के अंदर, हमको लग रहा है कि अगर टेबल टॉक का अगर मौका मिला, या अगर सेना को, जैसे कल रात में खबर आ रही थी कि सेना आगे बढ़ रही है, तो अगर इस तरह के कोई हालात अगर बनते हैं, फर्दर अगर एस्केलेशन अगर आगे अगर मूव करता है, आज और बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, बहुत दिन है। आज देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या करता है और जवाब में हम लोग क्या करेंगे। तो अगर धीरे धीरे यह एस्केलेशन अगर बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पे कल बलूचिस्तान के प्रधानमंत्री का कल रात एक चिट्ठी आ गया कि 1/3 बलूचिस्तान का जो इलाका है वहां उनका कब्जा हो गया है। ये चिट्ठी जो जारी हुई, उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता देने की बात करी है, बट उस मुद्दे पर जाना भी जल्दीबाजी होगा। लेकिन एक मोर्चे पर जहां बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है वो आगे बढ़ रही है, भारत की सेना जो तीनों सशस्त्र सेनाएं हैं वो अपना काम कर रही है, तो हमको लग रहा है कि पाकिस्तान की इस बार खैर नहीं है। और जिस ढंग की सरकार इस वक्त देश में है नरेंद्र मोदी जी का, हमको लग रहा है कि इस बार आर और पार पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संकट है इस वक्त। देखिए विजय जी, एक सवाल उठता है यहाँ पे कि अभी तो सभी सरकार के साथ हैं, पक्ष विपक्ष कहा जाए एक साथ है। हालांकि बैठक के जितनी भी बैठकें हुई हमले से पहले, ऑपरेशन सिंदूर से पहले, सभी ने एक सुर में कहा कि जो है हम आपके साथ हैं। लेकिन इससे पहले कई ऐसे पुलवामा की बात करें तो जहाँ पर सवाल उठते हैं कि आखिर कितने आतंकवादियों को मारे गए। इस बार हालांकि इससे कुछ बचते हुए तो कांग्रेसी नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच से वो कुछ न कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो सीधे सीधे हमला होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और इसका बीजेपी फिर कांग्रेस पर निशाना साधने लगती है। हालांकि ये सब होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी पूरी तरह से देश एक है और पूरा पक्ष विपक्ष एक साथ है, और सैनिकों के साथ है, सरकार के साथ है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो भारत के राजनीतिक दल है, उनका कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कदम ऐसा नहीं हो जो भारत की सेना का मोराल गिराता हो, या दुश्मन उनके स्टेटमेंट का रेफरेंस दे करके अपना फेस सेव करता हो। आपको याद होगा पुलवामा का अटैक का आपने जिक्र कर दिया, उस वक्त बहुत अच्छी टीका टिप्पणी हुई कांग्रेस के तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, और जिसका रेफरेंस देकर के पाकिस्तान के पार्लियामेंट में वहां के सांसदों ने बहुत सारी बातें कही हैं। तो ये अफसोसनाक है, ये गलत है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इस बार जो कुछ भी हालात बने हैं, भारत की सारी राजनीतिक दलों ने एक सुर में केंद्र की सरकार का समर्थन किया। हम लोग सभी ने केंद्र की सरकार का समर्थन किया। मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जाना चाहता हूं। हम लोग बहुत छोटी पार्टी है और रीजनल पार्टी है, बट हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस वक्त भी मुझसे किसी पत्रकार ने पूछा था कि अगर आप लोग सीट लेकर के आते हैं, अगर पार्लियामेंट में अगर आपके कुछ सदस्य चुन कर जाते हैं, तो आपकी नीति क्या होगी। हम लोगों ने तब भी कहा था, और आज मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जो सरकार मौजूदा है भारत के अंदर, हम लोग उस सरकार के विदेश नीति पर, उस सरकार के रक्षा नीति पर कभी टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि छोटी पार्टी होने के नाते हमें अपनी सीमाएं पता है। वो बड़े राजनीतिक दल हैं, बड़े फैसले करते हैं, उनके पास बड़ा अनुभव है, और एक छोटे राजनीतिक दल के होने के नाते हम लोग को भी अपनी जिम्मेवारी का एहसास है। लेकिन हमारे किसी भी हरकत से अपने देश की सेना का मनोबल गिरे,
ये काम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कभी नहीं करेगी। ये बात हम लोगों ने उस वक्त भी कहा था, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि भारत के रक्षा नीति पर और भारत के विदेश नीति पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हर हाल में केंद्र की सरकार के साथ है। बात बाकी जो पॉलिसी मैटर है उस पर निश्चित तौर पर हम लोग मेरिट पर बात करेंगे, जो अच्छी चीजें होंगी उस पर हम लोग पॉजिटिव बात करेंगे, जहां रेक्टिफिकेशन की जरूरत होगी, सुधार की जरूरत होगी, वह निश्चित तौर पर हम लोग अपना एडवाइस देने की कोशिश करेंगे, अपनी बात को हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। अभी झारखंड के विधानसभा में आपको याद होगा कि टाइगर जयराम महतो जी ने पूरे राज्य भर के मुद्दों को उठाया और हम लोगों ने कभी आपको ये भी लगा कि सरकार के कुछ कदम का हम लोगों ने समर्थन किया, तो कभी लगा कि हम लोगों ने सरकार के किसी कदम का विरोध किया है। तो हम लोगों का जो राजनीतिक धरा है, जो राजनीतिक परिपाटी है, वो यही है कि हम लोग मेरिट के आधार पर राजनीति करेंगे, हर सही चीज का समर्थन करेंगे और गलत चीज का हम लोग विरोध करेंगे। आज जिस मोड़ पर हम लोग खड़े हैं और जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, उस पे हमारा ये कहना है कि भारत की सेनाओं का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। भारत फ्रंट फुट पर आकर के दुश्मन से मुकाबला कर रहा है, पाकिस्तान बैक फुट पर है, हम लोग भारत की सेना के साथ है, हम लोग भारत की केंद्र की सरकार के साथ है। और जैसा मैंने अभी आपको कहा कि जब सेना को जरूरत पड़ेगी खून की, तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक कार्यकर्ता लाखों यूनिट रक्त, लाखों यूनिट ब्लड भारत की सेना को देने के लिए तत्पर है। हम लोग कटिबद्ध हैं। चलिए विजय जी, चलते चलते ये बता दीजिए कि जो आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेएलकेएम के जो प्रमुख है जयराम महतो, डुमरी विधायक जयराम महतो, वो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं या कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किस तरह से अपने जो समर्थक हैं, अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उसको किस तरह से ये सब चीज़ें बता रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं, इसकी जरूर जल्दी से जिक्र। हमको लग रहा है कि जो टेम्परामेंट है, जो तरीका है काम करने का हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी का, माननीय विधायक डुमरी का, वो एक फाइटर भी है, वो एक स्पोर्ट्समैन भी है, युवा है, और एक जो सैन्य का जो एक मेंटेलिटी होता है, सैनिक का जो एक मानसिकता होता है, वही मानसिकता उनकी भी है। इस तरह की जो चीजें हैं वो उनको भी रोमांचित करती हैं, वो पल पल जुड़े हुए हैं, खबरों को देख भी रहे हैं। उनके अगर सोशल मीडिया साइट पर आप जाइए तो बहुत सारे वीडियोस हैं जिनको वो शेयर भी कर रहे हैं, वो लिख भी रहे हैं। उन्होंने बाकायदा, जो मैंने अभी कहा आपसे कि जो केंद्र की सरकार को और भारत की सेना को समर्थन दिया और जो ब्लड डोनेशन की जो बात की, वो वीडियो जारी करके हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने अपनी बातों को रखा है। तो ये जो माहौल है, उस माहौल पे वो पल पल नजर रखे हुए हैं। जो पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं उनके साथ वो संपर्क में भी हैं, वो बातचीत भी कर रहे हैं लोगों के साथ, और पूरी तरह से वो नजर रखे हुए हम लोग ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं केंद्र की सरकार को और अपनी जो देश की जो सेना है उसको लेकर के। हम लोग का मोराल बहुत हाई है, कार्यकर्ता भी जोश में है, एकदम सैनिक की तरह है। और मैंने कहा आपको कि जब जरूरत पड़ेगा तो हमारे कार्यकर्ता भी तैयार है और अपने खून के साथ तैयार है, इसमें कोई संकट नहीं। चलिए, तमाम बातचीत के लिए विजय जी आपका शुक्रिया और जय हिंद तो एक बार जरूर कहेंगे आपको भी और आपके तमाम जो कार्यकर्ता हैं और पार्टी के प्रमुख जयराम महतो जी को भी जय हिंद तो जरूर बनता है। तो दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से बातें हुई हैं, जेएलकेएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय जी हमारे साथ जुड़े और तमाम बातचीत की, और कहा जाए कि लगातार भारत पूरी तरह से करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है, लगातार बैठकें चल रही है। रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ में बातचीत भी लगातार हो रही है। हम पल पल की खबरें आपको, पल पल की बातें ज़रूर बताएंगे। देखते रहिए लाइव इंडिया। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटते हैं।